हेलो डेयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के असिस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास यानी कि चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, आपके चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय और आज हम करेंगे इस चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास आपके लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के, किसी भी प्रकार के कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ऑल राइट, ऑल क्लियर, सब बढ़िया एकदम। तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब चीजें आपको मिलने वाली है फ्री। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही वीडियो आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ तुरंत जुड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अब आप कहेंगे कि 20 क्वेश्चन आंसर है, तो 20 क्वेश्चन आंसर में क्या क्या रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेंगे। तो आपसे भाई देखो भाई, यहां मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूं। 10 क्वेश्चन होंगे आपके अति लघुत्तरीय, ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन होंगे आपके लघुत्तरीय और 5 क्वेश्चंस होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय। इस तरीके से टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको कराने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए, तो जैसा कि आपके एग्जाम में पैटर्न आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने करा दिए हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने करा दिए हैं। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिटलर का पूरा नाम क्या था? बता दो जल्दी से। यहाँ पर आपसे हिटलर का पूरा नाम पूछा गया है। हिटलर का पूरा नाम क्या था? जल्दी से कमेंट आना चाहिए, तेजी से आंसर आना चाहिए। हिटलर का पूरा नाम क्या था? देखा जाए। चलिए, तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। अब क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था हिटलर का जन्म? हिटलर का जन्म हुआ था भैया ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और शासन कहाँ किया हिटलर ने? शासन किया भैया जर्मनी पर। जर्मनी पर। और किस प्रकार का शासक था एडोल्फ हिटलर? एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह शासक था। तानाशाही शासन व्यवस्था को चलाया था, और उसकी तानाशाही शासन व्यवस्था को, उसकी अवधारणा को, उसके कंसेप्ट को, उसकी विचारधारा को क्या कहा गया था? नाजीवाद कहा गया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जानकारी किसके बारे में? हिटलर के बारे में। चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य मित्र राष्ट्र कौन से थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे उनके नाम आपको बताना है। तो जब विश्व युद्ध हुए, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, यूरोप 2 भागों में बढ़ चुका था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। ठीक है, देखा जाए आंसर।
चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ यानी कि रूस इसमें शामिल था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 1939 से 1945 तक चला। शुरुआत कैसे होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ठीक, चलिए चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, धुरी शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे? धुरी शक्तियां, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, वो तो हमने जान लिए। अब धुरी शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे, ये बात पूछी गई है। देखा जाए, चलिए, तो धुरी शक्तियों में आपके जर्मनी, इटली तथा जापान राष्ट्र शामिल थे। कौन कौन से? जर्मनी, इटली और जापान, ये सभी धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। ठीक है, चलो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और हाँ, ये जो धुरी राष्ट्र थे इनकी हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4, हिटलर की पार्टी के लोगों को नाजी क्यों कहा जाता था? हिटलर की पार्टी के जितने भी लोग थे, जो लोग थे, उनको नाजी क्यों कहा जाता था? देखा जाए, चलो भाई, क्यों कहा जाता था? तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए नाजी शब्द का वास्तविक अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, तो नाजी शब्द का विस्तृत और वास्तविक अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं। नाजी शब्द का विस्तृत अर्थ था कट्टरपंथी या दबंग व्यक्ति। क्या था? कट्टरपंथी या दबंग व्यक्ति, इस शब्द का ये अर्थ हो गया। इसलिए उस पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था। और कट्टरपंथी या दबंग व्यक्ति किस कंसेप्ट को मानते हैं? किस कंसेप्ट को मानते हैं? तानाशाही। तानाशाह किसे कहा जाता है? जो कट्टर हो अपने कानून को लेके, अपने नियमों को लेके, दबंग हो, तेज हो, यानी कि उसका एक अपना ही रुतबा चलता हो, वो अपने आगे किसी भी व्यक्ति को ना देखता हो। ठीक है, शासन व्यवस्था में उसके स्वयं के कानून चलते हो, वो संविधान को ना मानता हो, वो लोकतंत्र को ना मानता हो, वो जनता को ना मानता हो, उसके कानून ही सब कुछ होते हैं और वही भगवान होता है, वो स्वयं को भगवान समझने लगता है, तो उसे कहा जाता है तानाशाह। तो इसीलिए हिटलर की पार्टी के लोगों को नाजी कहा जाता था, क्योंकि नाजी लोग कट्टरपंथी या दबंग व्यक्ति होते थे जो तानाशाही शासन व्यवस्था में विश्वास करते थे और सिर्फ खुद का साम्राज्य चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद की इनमें भावना होती थी। दुनिया के दूसरे देशों को हराना है, युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, उनके देशों पर अधिकार जमाना है और अपना साम्राज्य बढ़ाना है। कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद, चाहे उसमें कितने भी लोगों की जान जाए। और ये नाजीवाद को कैसे बढ़ावा देना चाहते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ नाजी नस्ल की जनसंख्या ही इस देश में चाहिए है, दूसरी नस्ल की जो जनसंख्या है वो हमें नहीं चाहिए है। उनका ये जड़ से खात्मा करना चाहते थे और इन्होंने किया भी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? देखा जाए, चलो देख लेते हैं इसको भी। तो आंसर कमेंट में आना चाहिए आपकी तरफ से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही क्वेश्चन यहां से बताऊं, मैं ही आंसर यहां से बताऊं, मैं ही डिटेल बताऊं। ठीक है, जो क्वेश्चन यहां से आपकी तरफ आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और कौन सी बातें पता है वो फैक्ट भी आपको लिख के बताना है। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, बच्चे क्लास में रोज बैठ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना नॉलेज है, आपका रिवीजन होगा इससे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है जब आप और चीजें उसके बारे में जानते हो, सही सही जानते हैं। ठीक, चलिए, तो नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था?
वाइमर गणराज्य के समर्थकों का नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था, जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। अब हुआ क्या था भैया, इसकी कहानी भी हम सुन लेते हैं। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा था कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। जर्मनी की हार हो चुकी थी, तो जर्मनी का उस समय जो सम्राट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, कैसर विलियम सम्राट, यानी कि वहां का किंग, वहां का राजा, उसने हाथ खड़े कर दिए और वो भाग गया। उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं यहाँ का शासन नहीं संभाल सकता हूँ। तो जर्मनी का शासन संभालने के लिए एक वाइमर गणराज्य का जन्म किया गया, एक संविधान बनाया गया। लेकिन वो जो संविधान बना था वाइमर गणराज्य का, उसमें काफी सारी त्रुटियां थी। पहली बात तो ये थी कि जैसे ही वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ तो मित्र राष्ट्रों द्वारा थोपी गई वर्साई की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो पहली गलती इन्होंने क्या करी कि वर्साई की संधि, वर्साई की संधि पर वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है भाई, हम इस संधि को मान लेते हैं। लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर करके ही तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी, क्योंकि इस संधि की शर्तें जो थोपी गई थी उनसे भारी आर्थिक जुर्माना जर्मनी को भरना पड़ा था, जिससे जर्मनी आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था। दूसरा क्या किया था इन्होंने, दूसरी बात थी इनके संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। कौन सी बात थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। ठीक है, इसमें क्या होता था कि सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वहां की सरकार में, वाइमर गणराज्य के संविधान के अनुसार, इस कानून के अनुसार। तो वहां पर मेजॉरिटी की सरकार बन नहीं पाती थी, मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती थी तो गठबंधन की सरकार बनती थी, जो स्थायी नहीं होती थी कि लंबे समय तक वो सरकार देश को संभाल पाए। ये सब बातें हो रही थी, जिसके चलते वहां पर परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। तो मुख्य घटना यही हुई थी कि इन्होंने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए जो वाइमर गणराज्य को मानने वाले लोग थे, उनके फॉलोवर थे, उनके समर्थक थे, उनको नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, चलिए, अर्थात यानी कि नवंबर के अपराधी यानी वाइमर गणराज्य के समर्थकों ने अगर किस पर, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे होते, ठीक है, तो जर्मनी को आर्थिक संकट से ना जूझना पड़ता। चलिए, अगला सवाल है, खंदक से आप क्या समझते हैं? खंदक किसे कहेंगे? खंदक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, खंदक किसे कहा जाएगा? देखा जाए। चलिए, खंदक तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहलाते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो। अब जहां भी युद्ध चलता है, जैसे कि हम बात करें भारत की सीमाओं की बात करें, तो भारत पर जब कोई शत्रु देश आक्रमण करता है या दुनिया के किसी भी देश में जब युद्ध का दौर चलता है, ठीक है, जैसे अभी जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, काफ़ी जगह कहीं ना कहीं दुनिया में कभी ना कभी युद्ध चलता ही रहता है। तो वहाँ का युद्ध कौन लड़ता है? सेना लड़ती है। तो अब जब सेना युद्ध लड़ रही है तो उसको खुद का बचाव भी करना पड़ेगा ना युद्ध के दौरान। तो जो युद्ध क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां पर सैनिकों को छिपने के लिए गहरे गहरे गड्ढे टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, उन गड्ढों को कहा जाता है खंदक। ठीक है, उन गड्ढों को क्या कहा जाता है? खंदक, ताकि हमारे सैनिक छिपे रहें वहां पर, और जिससे उन्हें शत्रु सेना की गोलियां न लग पाए, बमबारी का असर उन पर उतना ना पड़ पाए, और छिपे छिपे वो हम शत्रु सेना पर जो है वार भी कर पाए। ठीक है, तो वो जो गड्ढे बनाए गए थे सैनिकों के छिपने के लिए, उन्हें कहा जाता था खंदक। तो उस दौरान जो गड्ढे बनाए गए थे, उन खंदकों में सैनिक छिपे रहते थे। लेकिन उनकी दशा इतनी खराब थी उन खंदकों की उस समय, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, रोज हजारों की संख्या में लाशें बिखरी हुई हैं उन खंदकों में, और उन लाशों के बीच ही उन सैनिकों को छिपना पड़ रहा है, और वो लाशें सड़ गई हैं,
उन सैनिकों का वेस्टेज भी वहीं पर पड़ा है। जितनी गंदगी हो सकती है उतनी गंदगी उन खंदकों में है, जिससे वहां कीड़े मकोड़े चूहे सब पैदा हो गए और लाशों को खाने वाले चूहे वहां पर घुस गए हैं। उन खंदकों में उनको रहना पड़ रहा था और वहां रह के युद्ध लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो समझ में आया खंदक क्या थे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा क्यों कर लिया। ठीक है, क्या है, फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर क्यों कब्जा कर लिया। जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाका था रूर, जिस पर मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस ने कब्जा कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों कर लिया था, तो सुनो, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस का कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला और जिसमें जर्मनी की हार हो गई। शुरुआत करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जर्मनी ने, तो जर्मनी को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्साई की संधि की गई और उस संधि की शर्तें जर्मनी पर थोपी गई। तो फ्रांस का हर्जाना भी जर्मनी को चुकाना था, लेकिन जर्मनी ने फ्रांस का हर्जाना चुकाने से मना कर दिया कि हम नहीं चुका पाएंगे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, जो जर्मनी का मुख्य औद्योगिक इलाका था रूर, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, चलिए कि आप कर्ज नहीं चुकाते हैं तो हम आपके इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर कब्जा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वहाराकरण से क्या आशय है। सर्वहाराकरण अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वहाराकरण से आप क्या समझते हैं। देखा जाए, चलो सर्वहाराकरण, तो देखें सर्वहारा वर्ग मजदूरी कमाने वालों का सामाजिक वर्ग है। मजदूरी कमाने वाले यानी कि जो मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग मजदूरी कमाने वालों का एक सामाजिक वर्ग है। समाज के वे सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, समाज के वे सदस्य जिनके पास महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य का एकमात्र अधिकार उनकी श्रम शक्ति है। मजदूर पैसा किस दम पर कमाता है, उनका आर्थिक स्रोत क्या होता है, उनकी श्रम शक्ति यानी कि उनकी शारीरिक मेहनत। वो जो अपने हाथों से मेहनत करके खून पसीना बहा के मजदूरी करके जो कमाएंगे वही उनकी मेहनत है। ठीक है, क्लियर है। तो श्रम शक्ति यानी कि उनकी जो काम करने की क्षमता है वही उनका एकमात्र आर्थिक स्रोत होता है, पैसा कमाने का एकमात्र साधन होता है। तो ऐसे वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है, सर्वहारा कहा जाता है। और इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जिसका एकमात्र साधन मजदूरी करके पैसा कमाना खाना होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रम शक्ति के बल पर ही पैसा कमाते हैं। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नाजी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, चलो तो नाजी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम था। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से चेक करके मुझे बताओ कि अभी तक आपने लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो पहली फुर्सत में आपको लाइक शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं, नए नए जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारी चीजें यहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ठीक है, अब आखिरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बाकी 20 क्वेश्चन है, लेकिन अति लघु उत्तरीय में लास्ट है, प्रोपेगेंडा से क्या आशय है। प्रोपेगेंडा किसे कहेंगे आप, बताओ जल्दी से। प्रोपेगेंडा देखा जाए, चलो प्रोपेगेंडा तो जनमत को प्रभावित करने के लिए यानी कि प्रचार करने का एक तरीका है। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार का तरीका। ठीक, तो जनमत को प्रभावित करने के लिए यानी कि वहां की जनता को प्रभावित करने के लिए पोस्टरों, फिल्मों,
भाषणों आदि के माध्यम से किया जाने वाला एक खास तरीके का प्रचार प्रोपेगेंडा कहलाता है। ठीक है, और जर्मन में नाजी ने क्या किया था, नाजीवाद को फैलाने के लिए इन्हीं सब चीजों का सहारा लिया था, प्रचार किया था, जिसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो आज की सीरीज का 11वां प्रश्न है और पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कहता है, नाजी विचारधारा की 4 विशेषताएं बता दो जल्दी से। वो तो बन जाएंगी। अब पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिए, 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के भी कर लिए। तो अब नाजीवाद की आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो मुझे बता ही सकते हैं, तो जल्दी से विशेषताएं लिख के बता दो। अच्छा, एक एक स्टूडेंट एक एक विशेषता लिख के बता दो जो आपको याद आ रही हो, बस कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आपको कितना याद है, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और कितने ध्यान से आप पढ़ रहे हो। आ रहा है कमेंट, दिमाग में चीजें आ रही हैं, बस दिमाग में जो बातें आ रही हैं नाजी विचारधारा से रिलेटेड, नाजी कंसेप्ट से रिलेटेड, वो चीजें जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। देखा जाए तो देखो भाई, नाजी विचारधारा की 4 विशेषताओं की बात करें। देखें, पहली विशेषता क्या है, नाजी विचारधारा नस्लवाद की पक्षधर थी। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्य नाजी नस्ल को ही बढ़ावा देना चाहती थी। कौन सी नस्ल, नॉर्डिक जर्मन आर्य। नॉर्डिक जर्मन आर्य, ठीक है, इसी को ये क्या मानते थे, इसी को ये वांछित नस्ल मानते थे। ठीक है, बाकी जो नस्लें थी, यहूदी, जिप्सी, पॉलिश और भी या फिर रूसी, इनको क्या मानते थे, अवांछित मानते थे, उनको खत्म करना चाहते थे, किया भी था। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता क्या है कि वह विश्व दृष्टिकोण में भी सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं देते थे। जी हाँ, पूरे विश्व में सभी समाज बराबर नहीं हैं, श्रेष्ठ मानते थे सिर्फ खुद की नस्ल को, यानी कि नाजी नस्ल को, नॉर्डिक जर्मन आर्य नस्ल को। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता क्या थी इनकी, उसकी नजर में नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर हैं और यहूदी सबसे नीचे हैं। ये क्या कहते थे कि नॉर्डिक जर्मन आर्य जो हैं वो सबसे ऊपर हैं और जो यहूदी हैं वो सबसे नीचे हैं। ठीक, फिर क्या था, यह एक व्यक्ति तथा एक दल की तानाशाही में विश्वास करते थे। ठीक है, नाजी विचारधारा किसमें विश्वास करती थी, एक व्यक्ति और एक दल की तानाशाही में ही ये विश्वास करती थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। चलें आगे, तो ये हो गई आपकी नाजी विचारधारा की 4 विशेषताएं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या है, बता दो जल्दी से। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना किसे कहा गया है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। देखा जाए, चलिए तो देखें, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास नवंबर 1938 की बात है। कब की बात है, नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया। बड़े लेवल पर लोगों का नरसंहार किया गया, उनको क्या बोले, उन्हें मारा गया। नरसंहार यानी कि एक साथ कई सारे लोगों को मार देना। और नाजी क्या करते थे, नाजी आर्य क्या करते थे, यहूदी लोगों को बड़े बड़े गैस चैम्बरों में झोंक देते थे, वहां उनकी डेथ हो जाती थी। इस तरीके से उनको मारा करते थे। तो एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया, उनको लूट लिया। ठीक है, उनके घरों पर हमले करे गए। यहूदी प्रार्थना गृह, यानी कि यहूदी लोग जो जहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, हम जैसे मंदिर जाते हैं, मुस्लिम जो है मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं, तो यहूदियों का जो प्रार्थना गृह होता है जहाँ वो जाके प्रेयर करते हैं, उसको सिनेगॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेगॉग कहा जाता है।
ठीक है, तो उनके घरों पर हमले हुए और यहूदी प्रार्थना गृह सिनेगॉग जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इस घटना को कहा जाता है जो नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया था। उनके घरों को लूटा, संपत्ति को लूटा, उनके प्रार्थना घर जला दिए गए। तो इस घटना को क्या कहा? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट? 12 सवाल कर चुके हैं हम, 10 अति लघुत्तरी प्रश्न करे हैं, 2 लघुत्तरी प्रश्न कर चुके हैं। अभी 8 क्वेश्चन बाकी हैं जिसमें 3 लघुत्तरी और 5 दीर्घोत्तरीय बाकी हैं। तो कोई डाउट हो यहां तक, कोई सवाल हो तो बताओ भाई। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर नाजी युद्धबंदियों को क्या सजा दी गई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो नाजी युद्धबंदियों को क्या सजा दी गई? देखते हैं, चलिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित करी गई। कहां पर? न्यूरेमबर्ग में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक जगह थी न्यूरेमबर्ग, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत इंटरनेशनल कोर्ट फॉर आर्मी, ठीक है, एक स्थापित करी गई। और इस अदालत ने, इस कोर्ट ने क्या किया? इस कोर्ट ने 11 मुख्य नाजियों को मौत की सजा दी। ठीक है, 11 मुख्य नाजियों को मौत की सजा दी और शेष आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जितने भी शेष आरोपी थे उसमें से बहुत सारे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ठीक है, और नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और अत्याचारों के मुकाबले बहुत कम थी। क्योंकि नाजियों ने क्या किया था? नाजियों ने पूरे के पूरे यहूदी समुदाय को जड़ से मिटाने का काम किया था। लाखों लोगों को दर्दनाक मौत दी थी। और ये बात पता है, पूरी दुनिया को पता नहीं थी ये जानकारी। कब पता चला? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जर्मनी के बाहर ये खबर लोगों को लगी थी कि नाजियों ने जर्मनी के अंदर क्या किया है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना हुई। इस अदालत ने 11 मुख्य नाजियों को मौत की सजा दी। शेष आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और अत्याचारों के मुकाबले बहुत कम थी। यानी कि जिस तरीके के अत्याचार उन्हें करे थे उसके मुकाबले बहुत कम सजा दी थी उनको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों की, लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली थी। किस लिए? अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। और प्रथम विश्व युद्ध में जो इनकी हार हुई थी और जो इनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लाखों बेगुनाह बेकसूर लोगों की, छोटे छोटे बच्चों तक की हत्या कर दी थी। ठीक है, बाकी कहानी आपको पता है कि इन्होंने किस तरीके से नाजीवाद को बढ़ाने के काम करे थे। ठीक है, पूरी कहानी मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर नाजी युद्धबंदियों को सजा दी गई थी। ठीक है, लिख देंगे आप आंसर। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है लघुत्तरी प्रश्नों में द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी द्वारा किए गए जनसंहार का वर्णन कीजिए। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी के अंदर ही जो नरसंहार हो रहा था, यहूदियों को मारा जा रहा था, दूसरी नस्ल के लोगों को मारा जा रहा था, उसका वर्णन इस क्वेश्चन के आंसर में करना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा यूरोप के कुछ विशेष नस्ल के लोगों को, ठीक है, सामूहिक रूप से मारा गया। जी हाँ, जब नरसंहार की बात आती है, जनसंहार की बात आती है, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से मारा जा रहा हो। तो इस युद्ध में 60 लाख यहूदी, कितने? 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए थे। कितने लोगों को मारा गया?
60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिकों को मारा गया। जी हाँ, उनको क्या करते थे, बड़े बड़े गैस चैम्बर होते थे और उन गैस चैम्बरों में इन्हें बड़ी बड़ी मालगाड़ियों के माध्यम से लेके जाते थे और उन गैस चैम्बरों में झोंक देते थे। बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो दूसरी नस्लों को, नाजी नस्ल के अलावा दूसरी नस्ल को जड़ से मार देना चाहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इन्होंने कहा कि जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अपंग हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं, उन नागरिकों को भी मार देना है। तो ऐसे 70,000 मानसिक व शारीरिक रूप से जर्मन नागरिकों को भी मारा गया। फिर इसके अतिरिक्त न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि इनकी तानाशाही के विरोध में जो व्यक्ति बात करते थे उन व्यक्तियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के साये में जर्मनी में कुछ इस तरीके का नरसंहार हुआ था। चलिए नेक्स्ट है विशेषाधिकार अधिनियम, इनेबलिंग एक्ट की प्रमुख बातें बतलाइए। क्या इनेबलिंग एक्ट या विशेषाधिकार अधिनियम में क्या बातें कही गई थी? तो देखें, इनेबलिंग एक्ट या विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित किया गया। कब? 3 मार्च 1933 को पारित किया गया। यह हो गई इसकी तारीख। एक बात, फिर इस कानून के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई क्योंकि 1932 में 1932 में जर्मनी के उस समय के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने क्या किया था? हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया था। चांसलर का पद बहुत बड़ा पद होता था जो मंत्रिमंडल का हेड होता था। तो जर्मनी का कंट्रोल जो है किसके हाथ में आ गया? एक तरीके से हिटलर के हाथ में आ गया। तो हिटलर ने क्या कर दिया? तानाशाही स्थापित कर दी। ठीक है, 3 मार्च 1933 के इनेबलिंग एक्ट या विशेषाधिकार अधिनियम के तहत फिर क्या हुआ? नाजी पार्टी तथा उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितने भी संगठन थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी या जितने भी ट्रेड यूनियन थे, उन पर पाबंदी लगा दी कि रहेगी तो सिर्फ नाजी पार्टी रहेगी। और जब किसी भी देश में सिर्फ एक पार्टी होती है तो वहां तानाशाही ही होती है। ठीक है, अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत सारे संगठन हो, यूनियन हो, यानी कि वहां पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र का ध्वंस भाई साहब हिटलर कर ही चुके थे। ठीक है, फिर इस अधिनियम द्वारा जर्मनी में अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण हो गया था। जी हाँ, तानाशाही का नियंत्रण, नाजीवाद का नियंत्रण, वहां की अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका, हर एक पर इनने अपना कंट्रोल बना लिया था। सब इनके अनुसार ही काम करते थे। तो इस तरीके से विशेषाधिकार अधिनियम की विशेषताएं हमें जानने को मिलती हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। वर्साई की संधि की 4 प्रमुख शर्तों का वर्णन कीजिए। वर्साई की संधि के तहत कौन सी प्रमुख 4 शर्तें लाई गई थी, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी की हार हुई। मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? जर्मनी को युद्ध का रिस्पॉन्सिबल बताया कि आप जिम्मेदार हैं, शुरुआत आपने करी थी जिसके कारण पूरे विश्व को हानि हुई है। इसके हर जाने के फलस्वरूप आपको काफी सारा जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके लिए वर्साई की शांति संधि तय करी गई। उसके तहत काफी सारी शर्तें तय करी गई और वो शर्तें जर्मनी पर थोपी गईं। वो शर्तें क्या थीं, उनके बारे में हमसे पूछा है। तो वर्साई की कठोर एवं अपमानजनक संधि की 4 शर्तें निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, उपनिवेश यानी कि जब कोई देश दूसरे देशों के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, जिसको कॉलोनलाइजेशन कहते हैं,
औपनिवेशिक कहते हैं, तो जर्मनी के जितने भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे वो वापस करने पड़े, वो छोड़ने पड़े। लगभग 10% आबादी अपनी देनी पड़ी, 10% जनसंख्या देनी पड़ी, ठीक है। 13% भूभाग देना पड़ा, जर्मनी का जितना क्षेत्रफल है उसका 13% देना पड़ा। 75% लोहे के भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क तथा लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे और जर्मनी की सेना भी भंग कर दी गई थी। ये सब किया गया था। फिर क्या हुआ? युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था, ठीक है। फिर खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र था जर्मनी का राइनलैंड, उस पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा बना रहा, ठीक है। तो ये सब हर्जाना भरना पड़ा था वर्साई की संधि की शर्तों के तहत जर्मनी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। वाइमर गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के सम्राट ने हाथ खड़े कर दिए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश का शासन चलाने के लिए वाइमर गणराज्य की स्थापना करी गई। तो जो वाइमर गणराज्य बना था, संवैधानिक व्यवस्था लाई गई थी, वो जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास क्यों नहीं आ रही थी, यानी कि पसंद क्यों नहीं आ रही थी, ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखें, वाइमर गणराज्य जर्मनी के अधिकांश लोगों को रास नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वर्साई संधि के तहत विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी हार गया। जर्मनी की हार के बाद वर्साई की संधि के तहत विजयी देश, यानी कि जो देश जीत गए थे, मित्र राष्ट्रों ने उस पर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी, ठीक है। बहुत सारे जर्मनों ने इस हार के लिए, बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वर्साई की संधि के शर्तों पर हस्ताक्षर किसने करे थे? हस्ताक्षर करे थे भैया वाइमर गणराज्य ने। अगर हस्ताक्षर नहीं करते तो परिस्थिति कुछ और होती, ऐसा जर्मनी के लोगों का कहना था। तो जिम्मेदार किसको ठहराया? वाइमर गणराज्य को, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था। जी हाँ, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो युद्ध लड़ सके, तो कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। पहले से ही युद्ध जो लड़ा है, पहले से उसके कर्ज में है, कर्ज लेकर युद्ध लड़ा है। अब युद्ध हार गए तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा, वो कर्ज चुकाना है तो वो अलग है, ठीक है। तो इससे जर्मनी का स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गया, जर्मनी आर्थिक रूप से डूब गया, ठीक है। इसलिए जर्मनी की जनता वाइमर गणराज्य से नफरत करने लगी थी, ठीक है। तो अब जर्मनी के पास कुछ बचा नहीं, तो जर्मनी ने क्या किया? बड़े पैमाने पर मुद्रा छापना शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। रुपए, पैसे, सोना, खजाना और काफी सारी चीजें इन्हें दूसरे देशों को सौंपनी भी पड़ी हैं, क्योंकि ये हर्जाना भर नहीं पा रहे थे। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने अपनी मुद्रा छापनी शुरू कर दी। इनकी उस समय मुद्रा क्या थी? मार्क, इनकी करेंसी थी मार्क। इन्होंने मुद्रा छापी और इससे मार्क की कीमत गिरती गई। अब इतनी संख्या में मुद्रा छाप दी इन्होंने कि इनकी मुद्रा की वैल्यू ही गिर गई और जर्मनी में क्या आ गई? अति मुद्रास्फीति आ गई, यानी कि इनकी मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी, कीमतें बढ़ती जा रही थी, ठीक है। फिर इस काल में जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा था, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन भी नहीं हो रहा था क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र दूसरे देशों के पास पहुंच चुके थे इनके, ठीक है। मजदूर बेरोजगार हो गए, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, अपराध बढ़ रहे थे, ठीक है। बेरोजगारी होगी तो अपराध बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। चोरी डकैती जैसे अपराध बढ़ेंगे। फिर छोटे व्यापारी व स्व व्यवसायियों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। जो छोटे छोटे व्यापारी थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, वो सोच रहे थे कि कहीं हमें भी मजदूरी ना करनी पड़े और मजदूर तक बेरोजगार हो रहे हैं, क्या होगा हमारा भी, ठीक है। फिर
किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से परेशान था। मुद्रा की वैल्यू गिर रही थी, ठीक है, लोगों को पैसा कम मिल रहा था अपने उत्पाद बेच के, तो कृषि वर्ग यानी कि किसान वर्ग जो था वो भी परेशान था। वीमर गणराज्य के उदय से सारी व्यवस्थाएं और ज्यादा चौपट हो रही थी। लोग राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान थे, इसलिए वीमर गणराज्य जर्मनी की जनता को पसंद नहीं आ रहा था। और इस काल में गठबंधन सरकारें सत्ता में आ रही थी, क्योंकि वहां पर वाइमर गणराज्य में, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात थी, जिसके तहत इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तो जिसके कारण किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाने के कारण गठबंधन की सरकार बनती थी, जो स्थायी सरकार नहीं थी। तो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त थी, यानी कि कोई भी सरकार टिक नहीं पा रही थी, गठबंधन की सरकार टिक नहीं पा रही थी। तो इन सब के कारण जर्मनी के बहुत सारे लोगों को वाइमर गणराज्य रास नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। ऑलराइट, चलिए 18वां सवाल है, ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किन विशेषताओं के कारण हिटलर एक शक्तिशाली नेता बन पाया? ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण हिटलर एक पावरफुल लीडर बन पाया? देख लेते हैं भैया। तो अब हिटलर की विशेषताओं की बात पूछिए, जानते हैं भाई कौन था ये हिटलर, क्या विशेषताएं थी। देखो भाई, निम्न विशेषताओं के कारण हिटलर एक शक्तिशाली नेता बन पाया। पहली बात तो यह है कि हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसके पास ऐसे शब्द थे और इतना अच्छा वो बोलता था कि जनता वहीं पर फ्लैट हो जाती थी, यानी कि उससे प्रभावित हो जाती थी उसके भाषणों से। तो हिटलर जो है एक जबरदस्त वक्ता था, वह जर्मन वासियों की आहत भावनाओं को उभारना जानता था। जर्मन वासियों की जो भावनाएं आहत हुई थी, जिन भावनाओं को दर्द पहुंचा था प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद, आर्थिक संकट के बाद, राजनीतिक संकट के बाद, उन पर वो काम करना चाहता था, ठीक है। तो जर्मनी की जनता ने उसके सिद्धांतों का स्वागत किया, क्योंकि आपके पास जो समस्या है उस समस्या से आप निकलना चाहते हैं और उस समस्या से निकालने वाला प्रकट हो जाए तो आप तो उसको क्या मानेंगे? भगवान मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिटलर के जो प्रिंसिपल थे वहां की जनता ने उसका स्वागत किया। हिटलर का वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग रोजगार हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे, काम नहीं था, तो उनको रोजगार देने का वादा किया और नौजवानों को, युवाओं को एक सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया। फिर उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा, क्योंकि मित्र राष्ट्रों का प्रभाव जर्मनी पर छाया हुआ था, जिससे जनता परेशान थी, मित्र राष्ट्र जर्मनी को लूट रहे थे। तो उसने आश्वासन दिया, ये वादा किया कि मैं आपको विदेशी प्रभाव से मुक्त कराऊंगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा तथा वह वर्साई की संधि के अपमान का बदला भी लेगा। यानी कि जिन जिन समस्याओं से जर्मनी की जनता परेशान थी, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात हिटलर ने अपने भाषणों में कही थी और उन कामों को किया भी था, ठीक है। फिर हिटलर ने, अब सुनो भाई, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। क्या रचा था? जिसके तहत, इस राजनीतिक नई शैली के तहत बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित करी गईं और उनमें हिटलर के प्रति भारी समर्थन भी दर्शाया गया, ठीक। फिर नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा तथा एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे जर्मन जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। नाजी ने क्या किया? नाजी ने अपने धुआंधार प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा साबित किया, एक रक्षक के रूप में जर्मन की जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिससे जर्मनी की जनता हिटलर से प्रभावित हो गई। तो ये सब थी हिटलर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, किस तरीके से वो काम करता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 की व्याख्या करें। देख लेते हैं इसको भी। तो देखें, एक और नया राइट आया था, न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार कब आया था? सितंबर 1935 में। उसके मुख्य प्रावधान या प्रोविजंस क्या थे, यानी कि उसके नियम क्या थे, उसके कानून क्या थे, कौन सी बातें इस न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में कही गई थी।
देख लेते हैं। तो पहला तो ये था कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्तियों को ही जर्मनी की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता अधिनियम है तो नागरिकता मिलेगी और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसको? जो जर्मनी के खून के व्यक्ति हैं, सिर्फ उनको। ठीक है। फिर यहूदियों एवं जर्मनों के मध्य विवाह संबंध नहीं हो सकते। यहूदी अलग हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ जर्मन वासी ही, शुद्ध जर्मन नॉर्डिक आर्य नस्ल वाले, नाजी नस्ल वाले ही जर्मनी में रहें, उनकी ही जनसंख्या आगे बढ़े, उनकी जनरेशन आगे बढ़े। तो यहूदी और जर्मनों के बीच शादी नहीं हो सकती। ठीक। फिर यहूदियों एवं जर्मनों के मध्य विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया कि विवाह के अलावा अगर उनमें संबंध स्थापित होते हैं तो वो अपराध है। ठीक है, वो जुर्म है। फिर यहूदी राष्ट्र ध्वज भी नहीं फहरा सकते थे। ये सब कानून न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान थे। अब है आज का आखिरी सवाल, आज की सीरीज का भी आखिरी सवाल और आखिरी दीर्घ उत्तरीय सवाल। 20वां सवाल है, हिटलर की नस्ली सोच क्या थी और वह स्पेंसर के अतिजीविता के सिद्धांत पर कैसे आधारित करेगी? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन का नाम मैंने आपको बताया था, जिन्होंने अतिजीविता के सिद्धांत पर बात कही थी। इन्होंने क्या बात कही थी कि हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ने दोनों ने एक ही बात कही थी कि जो नस्ल, जो प्रजाति किसी भी वातावरण में अनुकूल हो जाएगी, किसी भी वातावरण में रह लेगी, वही जिंदा बच पाएगी। जो कमजोर नस्ल होगी वो जिंदा नहीं बच पाएगी। तो हिटलर क्या मानता था? हिटलर भी यही मानता था कि जो नाजी जर्मन आर्य नस्ल है, नॉर्डिक जर्मन आर्य नस्ल है, सिर्फ वही जीवित रहेगी, बाकी की नस्लों को मार दिया जाएगा। ठीक है। तो हिटलर की नस्ली सोच क्या थी और वह स्पेंसर के अतिजीविता के सिद्धांत पर कैसे आधारित थी? ठीक। तो हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर का पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट स्पेंसर की अवधारणा भी किस पर आधारित थी? इनकी अवधारणा आधारित थी चार्ल्स डार्विन पर। किस पर? चार्ल्स डार्विन पर आधारित थी। क्लियर? अब हिटलर की नस्ली सोच हर्बर्ट स्पेंसर की अतिजीविता के सिद्धांत पर कैसे आधारित थी वो हम पढ़ते हैं। हिटलर की नस्ली सोच देखें तो हिटलर की नस्ली सोच यह थी कि विश्व के सभी समाजों को बराबरी के हक पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। जी हाँ, वो क्या मानती थी? वो ये मानती थी कि नस्ली आधार पर हम ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं, सीधी बात। फिर इस दृष्टिकोण से ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर हैं। ठीक है, नॉर्डिक जर्मन आर्यों की क्या पहचान बताई थी? ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले होते हैं ये। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर हैं और यहूदी जो हैं सबसे निचले पायदान पर आते थे। फिर बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रूप रंग के हिसाब से, जितने भी समाज हैं उन बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रूप रंग के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। ठीक है, क्लियर है? फिर हिटलर की यह नस्ली सोच डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के अतिजीविता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें कहा गया कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। जो सबसे योग्य है का क्या मतलब है? कि जो हर तरीके के वातावरण में रह पाएगा, दुनिया में कहीं भी रहे, कैसे भी जलवायु में रहे, खान पान कुछ भी रहे, पर वो अगर उसमें अनुकूलन कर पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है, तो वही जिंदा बचेगा। कमजोर नस्लें जिंदा नहीं बचेंगी। ठीक। फिर नस्लवादी विचारकों व राजनेताओं ने पराजित समाजों पर साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के चयन सिद्धांत या स्पेंसर के अतिजीविता सिद्धांत का सहारा लेते हुए यह दलील दी थी। जी हाँ, किस पर बेस्ड थी इनकी कंसेप्ट? नस्लवादी कंसेप्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के अतिजीविता के सिद्धांत और चार्ल्स डार्विन के चयन सिद्धांत पर। ठीक है, यही क्वेश्चन था। उसमें यही था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। और इस दृष्टि से वो ये मानते थे कि हमारी जो आर्य नस्ल है, नॉर्डिक जर्मन आर्य नस्ल है, वो सर्वश्रेष्ठ है।
ठीक है। तो उसे बनाए रखने के लिए दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है, दुनिया पर अधिकार कायम हमें करना है। और हम कैसे करेंगे? बाकी की नस्लों को हम मार देंगे और हम अपनी ही नस्ल आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे और पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमाएंगे। ये सोच थी इनकी, नाजी सोच, नाजी नस्ली सोच। ठीक है, क्लियर है कहानी? फिर चला जाए आगे। तो आज जो है 20 क्वेश्चन तो अपने खत्म हो चुके हैं। तो अब जल्दी से मुझे ये बता दो आप सभी कि कहीं भी किसी को कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप बिल्कुल पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में पहुंचाया जाएगा। और अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और ये चैप्टर जो है मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा बड़ा चैप्टर इसलिए उसको कई सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना के आपको पढ़ाया है। और इसके बाद उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब क्या बचता है? अब बचता है एक पार्ट और, रिवीजन पार्ट, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि 1 शॉट रिवीजन, वो भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन भी यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है? और काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हमारे पास हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सारी चीज़ें आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाना नहीं है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।